दोस्तों नमस्कार। हमारे फाउंडेशन कोर्स यूपीपीसीएस के लिए जुड़ना चाहते हो, बेसिक प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा, जहां पर एकदम शुरुआत से आपकी तैयारी कराई जा रही है। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9453775039 पे व्हाट्सएप करके हमारी रचनात्मक क्लासों से आप जुड़ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत हमने पिछले चैप्टर में शासन के दो रूप के बारे में पढ़ा, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। उनके लक्षण पढ़े, उनमें अंतर पढ़ा, उनके इतिहास, उनके फैक्ट्स देखे कुछ। आज हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन के स्वरूप के बारे में देखेंगे। शासन के स्वरूप को, इसका अध्ययन करने के लिए जब हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई देश में शासन व्यवस्था कैसी है, शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है, तब हम एकात्मक या संघात्मक इन्हीं दो लक्षणों को पाते हैं। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था को सही से समझने के लिए आप अपने घर का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपका घर है, ये मम्मी है ए, पापा हैं बी, और आप और आपके भाई या बहन सी डी हैं। यहाँ पे पूरा निर्णय जो लिया जा रहा है घर का, किसके द्वारा लिया जा रहा है? पापा मम्मी के द्वारा लिया जा रहा है। अब मम्मी जो है, मान लो घर संबंधी, घर चलाने संबंधी, घर में कौन सा सामान आएगा, खाने के लिए कौन सा सामान आएगा, क्या खाना बनेगा, क्या भोजन आज तैयार होगा, ये सारे निर्णय मम्मी लेती हैं। और बी, पापा क्या करते हैं कि बाहरी जितने खर्चे हैं, कौन किस स्कूल में पढ़ेगा, कितनी कब कब फीस जमा होगी, कितनी फीस जमा होगी, पैसे का इंतजाम आदि जो कार्य हैं वो देखने का काम पापा का है। अब मान लीजिए पापा कह रहे हैं रोज नहीं नहीं, मम्मी से कह रहे हैं नहीं ये खाना नहीं बनेगा, मैं जो कहूँगा वही बनेगा, मैं जो कहूँगा वही बनेगा। तो फिर मम्मी जो पापा कह रहे हैं वही खाना बनाने लग रही हैं। मतलब यहाँ मम्मी की मर्जी समाप्त हो जा रही है, पापा की चल रही पूरी तरीके से। तो ऐसी व्यवस्था में क्या दिख रहा है कि सारी पावर पापा के हाथ में है। ठीक ऐसे ही मम्मी कहने लगे पापा को, नहीं बच्चे इस स्कूल नहीं पढ़ेंगे, बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं घर में अभी एक और तल बनना चाहिए, 2 ही तल है, तीसरा तल भी बनना चाहिए। तो पापा कहेंगे चलो जब कह रही बना ही देते हैं। मम्मी कहेंगे नहीं आज तुम्हें ड्यूटी नहीं जाना है, आज तुम्हें घर पे रहना है। पापा मजबूरी है, मम्मी ने कह दिया तो रहना ही है। तो ऐसे में शक्ति कहाँ पर दिख रही है? पूरी, ऐसे में पूरी पावर मम्मी के पास दिख रही है। तो मतलब शक्ति का केंद्रीकरण है, या तो मम्मी के पास पूरी शक्ति है या पापा के पास पूरी शक्ति है। ऐसा नहीं कि इनके काम बटे हुए नहीं, काम बटे हुए हैं, लेकिन अंततः हस्तक्षेप पूरी तरीके से है, अतिक्रमण पूरी तरीके से है कि पापा जब चाहेंगे तभी वही खाना बनेगा। भले ही मम्मी रोज अपनी मर्जी से खाना बना रही है, लेकिन पापा की मर्जी पे निर्भर है कि वो उनकी मर्जी को मानते या नहीं। जब चाहेंगे तब मम्मी को खाना बदलने के लिए कह देंगे। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे? एकात्मक व्यवस्था कहेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए, एकात्मक व्यवस्था कहेंगे। लेकिन मम्मी के कार्य में और पापा के कार्य में पर्याप्त डिफरेंस है, आप देख रहे हैं। मम्मी की शक्ति है खाना बनाने को लेकर के, खाना घर पे कौन सा आएगा, घर में कौन सी सजावट का सामान आएगा, कौन सा कपड़ा कौन पहनेगा, किस कलर का पहनेगा, ये सब मम्मी की चॉइस है, ये मम्मी की शक्ति में आ रहा है। और पापा की शक्ति में क्या है कि उनको ऑफिस जाना है, उनको बच्चों को पढ़ाना है, किस स्कूल में पढ़ाना है ये देखना है। तो ये सब शक्तियाँ पापा को मिली हुई हैं। इसमें मम्मी का कहना नहीं चलेगा, पापा जो चाहेंगे वही चलेगा। और मम्मी का जो मम्मी के कार्य हैं, जो उनकी शक्तियाँ हैं, उसमें केवल मम्मी की चलेगी, पापा की नहीं चलेगी। तो ऐसे में क्या हो रहा है? पर्याप्त स्पष्ट डिवीज़न है किसका? शक्ति का। तो शक्ति का विभाजन है, शक्ति के एक से अधिक केंद्र हैं। जब शक्ति बटी होती है, शक्ति कहीं किसी एक
संस्था या व्यक्ति में समाहित नहीं होती है तब वो संघीय व्यवस्था हो जाती है, तब उसको संघवाद या संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघात्मक व्यवस्था। संघवाद नहीं, संघवाद एक अलग चीज़ है जिसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। तो उसको संघात्मक व्यवस्था, इसी से जुड़ी हुई भावना है संघवाद। ठीक है, संघवाद क्या करता है कि मतलब जो शक्तियां हैं बटी हुई हैं, जो बड़ी शक्ति है उन सभी शक्तियों का सम्मान करे और उनको एक साथ लाए जिससे संघवाद मजबूत हो, संघात्मक जो संकल्पना है वो मजबूत हो। ऐसा ना हो कि शक्ति का एकीकरण हो रहा है, स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो वो संघवाद होता है, उस अलग है व्याख्या उसकी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल बेसिक में अभी हम हैं, तो बेसिक से हम जरा भी अगर पटरी से उतरेंगे तो आपके दिमाग से काफ़ी चीज़ें उतर जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे वहाँ पर, जब संविधान आप पढ़ेंगे तो ही आपको क्लियर होगा वो है, क्योंकि फैक्ट भी आपको फिर उसके साथ साथ पढ़ने पड़ेंगे। तो एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था दो तरह की व्यवस्था होती है। आपने एक उदाहरण के तौर पर देखा, अब हम बड़े व्यापक रूप में इसको देखेंगे। तो एकात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती कि शक्ति एक ही स्थान पर, एक ही संस्था में केंद्रित होती है। ठीक, संस्थाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इन संस्थाओं की शक्ति, बड़ी जो मेन संस्था है जिसमें सारी शक्ति समाहित है, उसके ही ऊपर निर्भर रहती है। वो जब तक चाहेगा तभी तक ये अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे, जब नहीं चाहेगा तो शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है कि शक्ति का विभाजन होता है, कई संस्थाओं में शक्तियां बटी रहती हैं और ये शक्तियों का अपने निर्बाध रूप से उपयोग करती हैं। ठीक, ये शक्तियों का अपने प्रयोग करती हैं। जो केंद्रीय संस्था है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। ये शक्तियां एक दूसरे की शक्तियों में अतिक्रमण नहीं करती हैं। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। अब आइए हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। एकात्मक शासन, शासन का वह स्वरूप जिसमें निर्णय का केवल एक केंद्र पाया जाता है, एकात्मक शासन कहलाता है। निर्णय का केवल एक केंद्र होगा, वही सारे निर्णय लेगा। एकात्मक शासन में घटक इकाइयों अर्थात राज्यों का अस्तित्व पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। मैंने बताया आपको, घटक इकाइयां तो होती हैं, राज्य तो होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है। एकल व्यवस्था, यहाँ पर एकल व्यवस्था पाई जाती है, एकल नागरिकता होती है, मतलब एक ही नागरिकता होगी। ठीक। दूसरा, एकल संविधान, एक ही संविधान पाया जाएगा। एकल लेखा परीक्षक, एक ही लेखा परीक्षक होगा जो केंद्र और जो विभिन्न राज्य हैं, भले स्पष्ट नहीं लेकिन उनका ही लेखा परीक्षा करेगा। एकीकृत न्यायपालिका होगी। तो एकल व्यवस्था होगी कहाँ पर? एकात्मक व्यवस्था में। अब आप भारत के बारे में अभी मत सोचिएगा, आप कहेंगे यहाँ भी तो एकल नागरिकता है, तो हाँ बिल्कुल, ये लक्षण एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत में आप अभी देखेंगे कि एकल की भी एक एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण है और संघात्मक व्यवस्था के भी लक्षण है। इसीलिए भारत का जो संविधान है, भारत के शासन का जो स्वरूप है, बड़ा विशेष प्रकार का है। इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों का ही स्वरूप मिश्रित है। एकात्मक की तरफ झुका हुआ है लेकिन संघीय भी है। इसीलिए भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक शासन भी कहते हैं। तो सत्ता की दिशा केंद्र से राज्यों की ओर होती है। किसमें? एकात्मक व्यवस्था में सबसे बड़ी सत्ता क्या होती है? केंद्र होती है, और यही शक्ति प्रदान करती है विभिन्न राज्यों को। तो सत्ता की दिशा किधर से जाती है? केंद्र से होकर राज्यों की ओर जाती है। लिखित संविधान हो भी सकता है, नहीं भी, जरूरी नहीं है। जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ पर एकात्मक व्यवस्था है, केंद्र ही सबसे बड़ी पावर है। तो लिखित संविधान हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, शक्तियाँ पूर्णतः केंद्र में समाहित होती हैं। और यहाँ लचीला संविधान पाया जाता है। लचीला संविधान का मतलब क्या है? जब चाहे तब बड़ी आसान प्रक्रिया हो और संविधान में परिवर्तन हो जाए, संविधान में संशोधन हो जाए, तो ये लचीला संविधान होता है। कठोर संविधान क्या होता है? जिसको संशोधित करना कठोर हो, वो कठोर संविधान होता है। भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण है। कुछ संशोधन भारतीय संविधान में सरल होते हैं, सामान्य बहुमत के द्वारा होते हैं। कुछ संशोधन और कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो कठोरता और लचीलता का मिश्रण भारत में पाया जाता है।
फिलहाल जो एकात्मक व्यवस्था होगी उसमें लचीला संविधान होगा, क्योंकि केंद्र बड़ी पावर होगी, जब चाहे तब वो परिवर्तन कर सकेगी, संशोधित कर सकेगी, चाहे वो राज्यों को प्रभावित करने वाले ही कानून क्यों ना हो। संघात्मक शासन क्या होगा? जब निर्णय के एक से अधिक केंद्र हों तो इस प्रकार के शासन को संघात्मक शासन कहते हैं। निर्णय के या शक्ति के एक से अधिक केंद्र हों। इसमें केंद्र के साथ साथ उसकी घटक इकाइयों अर्थात राज्यों का अस्तित्व पूर्णतः स्पष्ट होता है। जैसे यूएसए में आदर्श संघवाद पाया जाता है, आदर्श संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, मतलब पूरी तरह से संघात्मक प्रणाली है यूएसए में। संघात्मक व्यवस्था में क्या होगा? डुअल चीज़ें होंगी, दोहरा संविधान होगा, मतलब केंद्र का अलग संविधान होगा, राज्यों का अलग संविधान होगा। दोहरी नागरिकता होगी, केंद्र की भी नागरिकता होगी, देश की भी और राज्य की भी नागरिकता होगी। तो डुअल व्यवस्था वहाँ पर पाई जाएगी, डुअल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। यहाँ पर जैसे भारत में है, भारत में भी आप देखें तो शक्तियों का बंटवारा है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अलग शक्तियाँ हैं उनकी, केंद्र की अलग शक्तियाँ हैं। सूची अनुसूची जो 7 है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 दिए हुए हैं, जिसमें संघ सूची या केंद्रीय सूची में जो विषय है उसमें केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्यों का हस्तक्षेप नहीं है। राज्य सूची में राज्य ही कानून बना सकते हैं, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं जो चाहें, लेकिन उसमें केंद्र का कानून, अगर राज्य और केंद्र एक ही विषय पर कानून बनाएंगे तो केंद्र का कानून प्रभावी हो जाता है। ऐसी व्यवस्था है, शक्तियाँ बटी हुई हैं। लेकिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य के जो हिस्से में शक्तियां हैं, इनका प्रयोग अपरिहार्य कारणों से आपात स्थितियों में और विशेष स्थितियों में केंद्र भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर संघीय व्यवस्था कहीं कहीं कमज़ोर होकर के एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। तो भारत में एक विशेष स्थिति है, अमेरिका से अलग है। यूएसए में जो राज्य जुड़े हुए हैं, यूएस जिनसे मिलकर यूएसए का निर्माण हुआ, यूएसए बना हुआ है, ये राज्यों ने समझौता किया है अमेरिका से कि हमको ये शक्तियाँ प्रदान करिए, हमारी शक्तियों में हस्तक्षेप न करिए, अन्यथा हम अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत के जो राज्य हैं वो समझौते का परिणाम नहीं है। ये जो राज्य क्षेत्र है भारत का, ये आरंभ से, स्वतंत्रता के आरंभ से, संविधान होने के प्रारंभ से ही ये राज्य केंद्र से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो भी कार्य करेंगे वो ऐसा ही कार्य करेंगे जिससे राष्ट्र मजबूत हो, केंद्र मजबूत हो। और केंद्र ऐसी संधियां लागू कर सकता है जो राज्यों को प्रभावित करती हों लेकिन देश के हित में हो। केंद्र को पावर है, संसद को पावर है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बना सकता है जिस पे राज्य चाहे, राज्य अगर चाहें कि राज्य के हित में है, एक या एक से अधिक राज्य चाहें कि राज्य के हित में है कि केंद्र उनके हित में कानून बनाए, उनकी सूची कानून बनाए, तो राज्यसभा जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है वो ऐसे प्रस्ताव की शुरुआत कर सकती है। अभी हम फैक्ट पे नहीं जाएंगे, आगे फैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप जानते रहिए। आपात स्थिति में राज्य की पूरी शक्ति जो है केंद्र के पास आ जाती है और केंद्र आपातकाल में राज्यों के जो राज्य सूची है, संबंधित राज्य की जो सूची है, उस विषय पे कानून बना सकता है। एक प्रकार से पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था उस समय लागू हो जाती है जब आपात स्थिति लागू रहती है। फिलहाल अभी संघात्मक शासन जो हम आदर्श रूप से पढ़ रहे हैं उसमें केंद्र के साथ साथ उसकी घटक इकाइयाँ अर्थात राज्यों का अस्तित्व पूर्णतः स्पष्ट होता है। भारत में भी ये चीज़ पाई जाती है, राज्यों का अस्तित्व पूर्णतः स्पष्ट है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियाँ विभाजित होती हैं, इसके लिए सूचियों का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है? कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। 3 अंग होते हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका स्वतंत्र कब रहेगी? जब व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का कोई आवश्यक या अनावश्यक दबाव न्यायपालिका के कार्यों पे नहीं रहेगा। लिखित संविधान यहाँ जरूरी होता है क्योंकि जब लिखित संविधान नहीं होगा तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर है, सेना है, जब चाहेगी तब राज्य को दबा लेगी। परमाणु बम है केंद्र के पास, है ना।
तो राज्य भी चाहेंगे जब अपने आप को शक्तिशाली करने का प्रयास करेंगे और केंद्र से आगे बढ़ जाएं, सोचेंगे हम भी परमाणु पावर हासिल कर लें और आंतरिक गृहयुद्ध हो जाएगा और राज्य अलग हो जाएंगे। तो इसलिए लिखित संविधान होता है कि मारपीट न हो, दो लोगों में लिख कर दे दिया। जैसे दो लोग हैं, दो पड़ोसी हैं, उनको लिख कर दे दिया है, भाई देखो ये है सीमा तुम्हारे दोनों के घर की, लिखा हुआ है मैप में। अब इन दोनों में कभी झगड़ा होगा तो ये होगा चलो मैप दिखा दिया जाए, यहाँ पर जो पंचायत होगी अर्थात न्यायपालिका होगी उसको ये मैप दिखा दिया जाएगा, वो कहेगी देखो ये है सीमा, ये है तुम्हारी सीमा, ये है तुम्हारी सीमा, दोनों ही अपनी अपनी सीमा में रहो। तो लिखित संविधान होना जरूरी होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। आपको बताया एकात्मक व्यवस्था में लिखित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में लिखित का होना अनिवार्य होता है। जटिल संविधान होता है, मतलब संविधान संशोधन करना आसान नहीं होता, यहाँ जटिल होता है। दोहरी व्यवस्था लागू होती है, अर्थात दोहरा संविधान होगा, राज्य का अलग होगा, केंद्र का अलग होगा। दोहरी नागरिकता होगी, अर्थात राज्य की अलग होगी, केंद्र की अलग नागरिकता, देश की अलग नागरिकता होगी। दोहरा लेखा परीक्षक होगा, तो दोहरी व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी। संघात्मक शासन की अन्य विशेषताएं क्या हैं? तो सूचियों द्वारा विषयों का बंटवारा हो जाता है। राज्यों के जो शक्तियां हैं उनको अलग विषय राज्य सूची में दे दिए जाते हैं। केंद्र के जो कानून बनाने के जो शक्तियां, इस्तेमाल करने के जो शक्तियां हैं, उनको जो है अलग सूची में दे दिया जाता है, जिससे संघ सूची। केंद्र के साथ राज्य का भी पूर्ण अस्तित्व होता है, राज्यों को भी शक्तियां मिली होती हैं, राज्य का अपना प्रशासन होता है। राज्यों द्वारा केंद्र को मजबूत बनाने की इच्छा शक्ति पाई जाती है। तो संघ इसीलिए होता है क्योंकि राज्य जो होते हैं, भले शक्तियां उनको अलग मिली हुई हैं, लेकिन वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे जिस देश से वे जुड़े हुए हैं वो कमज़ोर हो। तो राज्यों का जो अस्तित्व होता है वो केंद्र के अस्तित्व पर निर्भर होता है। अगर संघ विभाजित हो जाए, संघ विनष्ट हो जाए, तो राज्य भी नहीं रहेंगे। इस बात को समझते हुए जो भावना होती है राज्यों में कार्य करने की, वो केंद्र को मजबूत करने की ही अंततः होती है। भारत की स्थिति क्या है? तो यदि भारतीय संविधान का समग्र मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं एकात्मक शासन के रूप में शामिल हैं, जबकि कुछ विशेषताएं संघात्मक शासन के रूप में शामिल हैं। एकात्मक शासन की जो विशेषताएं भारत में पाई जाती हैं, देख लीजिएगा, कभी भी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आएगा। तो क्या क्या है? एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल का प्रावधान, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, एकल लेखा परीक्षक। ये सभी एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं, ठीक है, जो केंद्र के हाथ में पूरी तरीके से होती हैं। इसलिए भारत में जो व्यवस्था है दोनों का मिश्रण है, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। कई विद्वानों के कोट्स भी इस संदर्भ में, ठीक है, जेनिंग्स के, बासु के, जिन्होंने अर्ध संघी माना है भारत के संविधान को, ठीक। तो आज आपको ये समझ में आ गया कि संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रहेगा राजतंत्रात्मक लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर आपकी मौलिक या बेसिक क्लासेस चल रही हैं। बेसिक क्लास अगर आप समझ गए, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सअप नंबर हमारा जो दिया है मैंने शुरुआत में उसमें। अगर यहाँ समझ गए ना तो आगे कुछ है ही नहीं, फैक्ट ही फैक्ट हैं, उनको बार बार पढ़कर रिवाइज करके तैयार कर लेना है। तो पहले आप बेसिक अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद बहुत आसानी से आपका ये सफ़र तय होगा। ये सभी न जानने की वजह से आपको फैक्ट्स पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रश्न के प्रारूप को, उसकी भावना को समझने में दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ लोगे, समझ जाओगे, अगर आपको इसमें से कोई टर्म न समझ में आता हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा कि ये हमको समझ नहीं आया सर, ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।